स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करेंगे यूपी की, जहां महाकुंभ की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। महाकुंभ के इंतजाम, महाकुंभ में उमड़ी भीड़, सनातनियों का जमावड़ा, ये सब तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इन तस्वीरों के बीच अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वो चर्चा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनके कुशल प्रशासक के तौर पर चर्चा हो रही है। व्यवस्थाएं वहां पर कितनी बेहतर हैं, कुंभ का आयोजन कितना भव्य लेवल पर किया गया है, ये सारी चर्चाएं उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं। बार बार मुख्यमंत्री का कुंभ नगरी जाना, इंतजामों का जायजा लेना, संतों से मुलाकात करना। अब तो 22 जनवरी को पूरी कैबिनेट प्रयागराज में मौजूद रहेगी उत्तर प्रदेश की, और कैबिनेट बैठक 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में होगी। यानी जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उत्तर प्रदेश के, वो प्रयागराज में रहेंगे, संगम नगरी में रहेंगे। अब कुंभ नगरी में क्या इंतजाम है, कैसे इंतजाम है, ये तस्वीरें तो आप लगातार देख ही रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब कुंभ नगरी पहुंचते हैं, डुबकी लगाते हैं संगम में, तो वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं। और उनकी तारीफ इसलिए अहम है, खुद सीएम रह चुके हैं और खुद ये बात कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके के इंतजाम किए हैं वो काबिले तारीफ हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ नगरी में ही मौजूद हैं, प्रयागराज में मौजूद हैं, जहां हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया है। तो साधु संतों से मुलाकात कर समय समय पर व्यवस्थाओं की जानकारी या व्यवस्थाएं कैसी हैं, इसकी जानकारी खुद अपने लेवल पर मुख्यमंत्री की तरफ से जुटाई जा रही है। अब कुंभ की ये तस्वीरें या कुंभ में किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये काम क्या उनके ग्राफ को बढ़ाने जा रहा है? क्या कुंभ से एक बड़ा फायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को होने जा रहा है? इस पर चर्चा करें उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कुंभ को लेकर किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। इस सनातन आध्यात्मिक विश्व के सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिस श्रद्धा भाव से यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, इसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह आयोजन मैं कह सकता हूं ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि मैं भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आने के पहले मैंने ऊपर से ही भ्रमण करके देखने का प्रयास किया कुंभ में क्या स्थिति है, क्या श्रद्धा है, क्या भक्ति है। सारे घाट पावन श्रद्धालुओं से भरे पड़े हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ लोग हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए डुबकी लगा रहे हैं। और सचमुच ये भारत का वह दृश्य है जो जाति पाति के बंधन से मुक्त करने का हमें संदेश दे रहा है, एकता का संदेश दे रहा है कि प्रयागराज की एकता का संदेश ही अखंड भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। तो योगी आदित्यनाथ तो प्रयागराज में मौजूद हैं। 22 जनवरी को पूरी कैबिनेट वहां पर मौजूद रहेगी, कैबिनेट की बैठक होगी। कुंभ को कैसे बड़े स्तर पर ले जाना है, दुनिया भर में इसकी कैसे चर्चा होनी है, व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त रखनी है, ये सब कुछ देखरेख खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। और इसी की तारीफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की है। अब अनंत विजय जी, यहां से कहना सही होगा ना कि एक मेहनत के साथ साथ कैसे कुशल प्रशासक की भूमिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, या कैसे उनका ग्राफ बढ़ा है, वो इन तस्वीरों को देखकर, बयानों को सुनकर कम से कम समझ में आता है।
इसमें दो राय नहीं है प्राची जी, क्योंकि ये महंत तो वो पहले कार्यकाल में उन्होंने महंत से प्रशासक की अपनी छवि, अपनी यात्रा पूरी की। अब तो वो एक कुशल प्रशासक के रूप में अधिक जाने जाते हैं। उनके भगवा बाना की वजह से लोग उनको, या गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते उनको महंत लोग कहते हैं। लेकिन एक महंत होने के साथ साथ जिस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था की पहले स्थिति उत्तर प्रदेश की दुरुस्त की, जिस प्रकार से निवेश को आमंत्रित किया, और अब कुंभ का दूसरी बार, पिछली बार जो कुंभ था और इस बार महाकुंभ का, ये दोनों कुंभों का बगैर किसी छोटी मोटी घटना के भी निस्तारण होना, अभी ईश्वर करे ये भी बहुत अच्छे से निपट जाएगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की मुख्यमंत्री जी लगातार अपने मतलब जी कहते हैं कि व्यक्तिगत नजर उस पर कुंभ पर रखे हुए हैं, उसमें मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं पिछले जो कुंभ था उसमें गया था वहां, और व्यवस्था तब भी बहुत दुरुस्त थी। और अभी जो समाचार आ रहे हैं, या जिस प्रकार से सेक्टर वाइज प्लानिंग हुई और जिस प्रकार से एआई का उपयोग करके मैपिंग की जा रही है, ये उनकी एक तकनीक के साथ कदम ताल की बात करता है। और जैसा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि इस कुंभ का महत्व एकता के संदेश से भी बहुत बड़ा हो जाता है। योगी आदित्यनाथ ने भी उस बात को दोहराया। और जो एक नैरेटिव, अगर मैं पॉलिटिकली भी इसको देखने का प्रयास करूं, 1 मिनट के लिए धार्मिक आयोजन से अलग हटूं, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की धरती से पीडीए, या जिस प्रकार से मिल्कीपुर के चुनाव को भी जोड़ते हुए कल ट्वीट किया गया कि पीडीए के इतने अधिकारी वहां हैं कि नहीं है, किसी ने यह दुस्साहस नहीं किया कि कुंभ में कौन से अधिकारी पोस्टेड हैं उसका वो आकलन करें। क्योंकि जनता वहां न किसी को पता है कि आपके बगल में जो नहा रहे हैं वो किस जाति के हैं, किस समुदाय के हैं, कुछ नहीं पता। वहां सिर्फ सब सनातनी हैं, और इसका पूरा का पूरा श्रेय कैप्टन को ही मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि जीत का श्रेय जब कैप्टन को मिलता है तो इसके सफल आयोजन का श्रेय भी योगी आदित्यनाथ जी को मिलेगा। और अगर ये कुंभ, मुझे लगता है कि बगैर किसी बाधा के संपन्न होगा, क्योंकि नीयत अच्छी है, क्योंकि उसका जो कहते हैं आप कार्य करने की क्षमता अच्छी है, तो मुझे लगता है उसका निस्तारण भी ठीक से होगा। तो ये योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रशासक की छवि को और पुष्ट करेगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, कद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे अपना बढ़ा रहे हैं साल दर साल, और जो धार्मिक आयोजन खासकर उत्तर प्रदेश में होते हैं उन्हें कैसे प्रचारित करना है, कितना बड़ा करना है, वहां क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, डिजिटली कैसे उसको कनेक्ट करना है, ये सब कुछ करके दिखाया योगी आदित्यनाथ ने। और महाकुंभ का ये आयोजन किया जा रहा है, देश विदेश से सनातनी परंपराओं को मानने वाले लोग कुंभ में एकजुट हो रहे हैं, मंत्रोच्चारण करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री के सामने इटली से आया हुआ जो प्रतिनिधि मंडल है वो मंत्रोच्चारण करता हुआ नजर आ रहा है, वो वहां पर धार्मिक जो बातें हैं वो करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं, और इन सब के बीच 22 जनवरी को विजय जी पूरे कैबिनेट का प्रयागराज में होना, वहां पर कैबिनेट बैठक होना, इससे क्या संदेश जाता है, इससे क्या बदलता है किसी एक शहर का चयन करना और वहां पर अपनी बैठक कैबिनेट की करना? विजय जी आप बोलिएगा, इसमें जरा इटली पर फोकस करिएगा। इटली के लोगों का मंत्रोच्चार करना, उसका क्या राजनीतिक संदेश भी है क्या कुंभ में? कुछ इटली का राजनीतिक संदेश देश में मिलता रहता है, इसीलिए मैंने कहा ना, जब लेकिन महत्वपूर्ण है कि देखिए कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं वो, एक तो वो तो लगे हुए ही हैं पिछले 1 साल से, मेरे ख्याल से महाकुंभ के जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है, तैयारियां हो रही है, उसमें लगे हुए हैं। और कैबिनेट की बैठक करने का मतलब भी है कि पूरी सरकार वहां रहे और देखे कि किस तरह से किया जाना चाहिए। अब ये परंपरा, यदि वो कैबिनेट वहां कर रहे हैं तो एक बेहतर काम है कि पूरी सरकार भी देखे कि किस तरह की व्यवस्था की जा सकती है, कैसे किया जाना चाहिए। सब लोगों के भी सीखने का मौका है ये कि इस तरह से काम होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि योगी जी ने ये अपनी जो प्रशासनिक क्षमता, जिस पर शुरुआती दौर में आनंद जी जानते होंगे कि बहुत सारे लोग सवाल उठाते रहे, अरे वो गोरखपुर पीठ के महंत हैं। दूसरा, जब वो सांसद थे 98 से और जब वो 2017 में मुख्यमंत्री बने तो सब लोगों ने कहा कि उनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत चर्चा हुई थी जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2017 में। वो सारे सवालों का जवाब इतनी बड़े जो आयोजन है वो देता है। वैसे तो उनकी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हम लोग चर्चा ही करते रहते हैं कि वो कानून व्यवस्था उन्होंने कैसे बदली है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये जो आयोजन है और उसमें उनका एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल सब कुछ तो है ही, लेकिन वो खुद महंत हैं, खुद पीठाधीश्वर रहे हैं, तो एक श्रद्धा भाव भी जो है ना उसमें एड ऑन होता है, झलकता है, फिर झलकता भी है। और उससे आप चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों लगाव भी
लगाव उसमें नजर आता है कि क्या लगाव है, और आप समझते हो कि कैसे जो साधु संत आएंगे उनकी क्या आवश्यकता होगी। जो दूसरे तीर्थयात्री आ रहे हैं, अभी आनंद जी ने जिक्र किया कि इटली से भी आ रहे हैं, तो इटली और इलाहाबाद दोनों कैसे मिल जाए, वो संगम की जगह है ना। हाँ। ये प्रयागराज केवल गंगा यमुना और सरस्वती के संगम की जगह नहीं है, ये संस्कृति के संगम की जगह है। तो उस संगम में सब लोग मिल जाएं, उसका बेहतर उदाहरण हो सकता है ये कि किस तरह से किया जा रहा है, और उसको वो ठीक तरह से अपने लोगों तक मैसेज भी कर रहे हैं, मैसेजिंग भी, कन्वे भी जो है ना अपनी बॉडी लैंग्वेज। हालांकि एक चीज आपने जो लगाव वाली बात की, उसमें आपको मुझे लगता है कि रेखांकित करना चाहिए कि आजम खान अगर इंचार्ज होंगे और योगी आदित्यनाथ इंचार्ज होंगे तो फर्क तो होगा, तो पड़ेगा। देखिए अगली खबर की तरफ मुझे बढ़ना है, बिहार की बात कर लेते हैं। वहां पे विधानसभा के चुनाव होने हैं, कांग्रेस को मजबूत कांग्रेस के नेता वहां करना चाह रहे हैं और उम्मीद राहुल गांधी से जताई जा रही है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, राहुल गांधी इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। इस सिलसिले में राहुल कल पटना गए थे, जहां उन्होंने लालू फैमिली से मुलाकात कर यह संकेत दिया कि बिहार में कांग्रेस फिर महागठबंधन के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन राहुल के सामने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐसा बयान दे दिया जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि अगर राहुल गांधी बिहार को थोड़ा समय दें तो राज्य में 90 के दशक से पहले वाली कांग्रेस बन जाएगी। तो क्या कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश में है कि वो बिहार में सिर्फ आरजेडी के दम पर नहीं टिकी है? क्या कांग्रेस अपने दम पर बिहार में रिवाइव करने की कोशिश में लग गई है? आखिर अखिलेश प्रसाद सिंह के बयान के मायने क्या हैं, बताएंगे आपको। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम लोग के प्रभारी हैं, हमको केवल 7% वोट था पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में, या 2014 में 8% वोट था, लेकिन उसको हम लोग 9.3% पर ले गए हैं। 10 लाख से ज्यादा वोट का इजाफा हुआ है। तो जितना समय आपने यूपी को दिया, जितना समय आपने साउथ को दिया, उतना समय आप बिहार को दीजिए। बिहार में संगठन अच्छा काम करेगा। इससे तो कम से कम समीर जी समझ में आ रहा है कि आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनकर नहीं चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। वहां का स्थानीय संगठन तो कम से कम यही चाह रहा है। देखिए, स्थानीय संगठन कुछ भी चाहे, राहुल गांधी कुछ भी चाहे, सत्य तो यही कि जब 8 से 10 महीने बाद बिहार का विधानसभा चुनाव जब नवंबर दिसंबर में होंगे तो कांग्रेस को आरजेडी का पिछलग्गू बन के चुनाव लड़ना पड़ेगा, जैसे पिछली बार लड़ा था। कांग्रेस की वो हैसियत नहीं है कि वो आरजेडी का बड़ा भाई बन के लड़ सके। और जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और जब अभी पीके की अलग पार्टी चुनाव मैदान में आने वाली है, और ऐसे समय जब तेजस्वी यादव को पता है कि इस बार उनको सत्ता में आना उनकी राजनीति के लिए बहुत जरूरी है, तो तेजस्वी यादव भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा स्पेस देंगे नहीं। लेकिन यह भी तय है कि तेजस्वी यादव की मजबूरी है कि कांग्रेस का जो 9.5% का वोट बैंक है, पिछली बार 19 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, तो बिना कांग्रेस के तेजस्वी यादव लड़ेंगे नहीं। ये बात अलग है कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार पर डोरे डाल रहे हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमें नीतीश कुमार की भी जरूरत नहीं है, और राहुल गांधी कांग्रेस लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। तेजस्वी यादव मिलते तो है राहुल गांधी से, लेकिन बस एक औपचारिकता निभाते हैं। वही तेजस्वी यादव दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर देते हैं चुनाव को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल बहुत ज्यादा इनके बीच अभी बातचीत नहीं हुई है। हालांकि 8 महीने बाद चुनाव है, राहुल गांधी इतने पहले चले गए क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति ये अलाउ करती नहीं है कि वो किसी राज्य में चुनाव हो और 8 पहले वो वहां पर जाके संगठन की बैठक ले ले। ये एक अच्छा संकेत है कि राहुल गांधी वहां गए, बैठक करने गए, लालू प्रसाद यादव से वो घर पर मिलकर आए हैं। तो ये तय है कि आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत गठबंधन है वहां पर, बिना कांग्रेस के तेजस्वी यादव की ताकत नहीं कि चुनाव लड़े। लेकिन अगर भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष कह रहे थे कि 90 के पहले की कांग्रेस बन सकती है, तो मुझे लगता नहीं कि बिहार की कोई जनता 90 के दशक का बिहार चाहेगी कि उस तरह की सरकार कोई सत्ता में आए। बिहार अब 90 के दशक से बहुत आगे जल्दी पहुंच गए। तो कांग्रेस सीख भी रही है ना कि तमाम जगह से तो हटाई दिया जा रहा है गठबंधन से उन्हें, तो कम से कम यहाँ तेजस्वी के साथ उनकी बॉन्डिंग ऐसी रहे कि साथ मिलकर चुनाव लड़े। इसलिए फोटो भी लगातार सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का।